आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें उन्होंने 2016 के नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1000 के नोट को डिसर्कुलेट किया गया था, डिमोनेटाइज किया गया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाले सारे याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। The Supreme Court today, by a majority judgment of 4-1, has dismissed all the 58 writ petitions challenging the constitutional validity of the historic demonetization scheme launched in 2016 by the Shri Narendra Modi government. बहुत उसमें लंबी बहस की गई। आज जजमेंट फाइनली तो अपलोड अभी होना बाकी है, लेकिन जो हम लोगों ने मालूम किया है उसके आधार पर 2-3 बातें बड़े विश्वास के साथ कही जा सकती हैं। पहला कि दिस होल एक्सरसाइज वाज डन फॉर ए वैलिड कॉज, नेमली रिमूविंग फेक करेंसी, containing terror funding, ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा। ये पूरी नीति टेरर फंडिंग, फेक करेंसी को रोकने के लिए और आपके मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए की गई थी, और ये उद्देश्य सही है और गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिसीजन ले सकती है, उसको लेने का अधिकार है। दूसरी बात जो कही गई थी कि आरबीआई से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, बाकी नहीं हुआ, कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट किया और कहा कि आरबीआई से कंसल्टेशन हुआ था। स्वयं आरबीआई ने कोर्ट के सामने अपने वकील के द्वारा हुआ कि एक कंसल्टेशन हुआ था, और कोर्ट ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 26(2) में का भी कोई वायलेशन नहीं है। तो ये इन सम एंड सब्सटेंस, और आपको मालूम है कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी देखने की इच्छा जाहिर की थी, तो सील्ड कवर में वो भी दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सही पाया। The Honorable Supreme Court, by a majority judgment, found the entire decision-making process to be fair and reasonable. दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि the government has got the right and discretion to undertake economic policy decisions, and those decisions have to be appreciated unless there is something arbitrariness in it. ये जो बात कही गई थी, तो कोर्ट ने इसको भी स्वीकारा। एक माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस नागरत्ना ने डिसेंटिंग जजमेंट दिया है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा उन्होंने भी क्या कहा है। द पॉलिसी वॉज वेल इंटेंशन्ड। आई वॉन्ट टू सीरियसली एम्फेसाइज अपॉन दैट कि इस पॉलिसी की नीयत और नीति ठीक थी। इट वॉज वेल इंटेंशन्ड। उन्होंने कहा है कि 26(2) के अंतर्गत यह नहीं होना चाहिए, आवश्यकता हो तो कानून लाना चाहिए। उनके निर्णय का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 5-1 का मैंने आपको विस्तार से बता दिया। आज मुझे पार्टी के राष्ट्रीय मंच से कुछ गंभीर पॉलिटिकल सवाल उठाने हैं। कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर के। यह सिर्फ यही नहीं हुआ था, राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे, आपको मालूम है। और दूसरी बात क्या है
कि जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया, बाकी किया गया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात हम बार बार कहते थे और बड़े गर्व से कहते थे कि डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य गरीब कल्याण भी है। द बीजेपी वाज वेरी फर्म in espousing the great commitment of Shri Narendra Modi ji that this is designed to subserve the interests of the poor, and secondly to bring in cleanliness in our economy, हमारे आर्थिक स्थिति में सफाई आए। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आई है, और आज इस विषय को उठाने का दिन है, इस विषय को आज उठाने का दिन है, और मैं आपसे दो तीन बातें खाली आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं। डिजिटल पेमेंट में कितनी बड़ी गति आई है। अक्टूबर 2022 यानी सिर्फ 1-1.5 महीना पहले भारत में 730 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ, वर्थ 12 लाख करोड़। Just in October, India recorded a great bumper harvest of digital transactions worth 730 crores, amounting to 12 lakh crore transaction, rupees transaction. इसका मतलब समझा जाता है क्या? आज भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया का एक नेता बना है। भारत का जो पूरा फिनटेक मूवमेंट है, यूपीआई, ये सब आप देखते हैं ना। आज भारत में कितने डिजिटल पेमेंट एप्स आ गए हैं, ये आपने देखा है ना। आज भारत का गरीब आदमी भी डिजिटल पेमेंट करता है, ऑटो वाला भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करता है। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ नोटबंदी के बाद, जो डिजिटाइजेशन ऑफ डिजिटल इंडिया में कंट्री को आगे बढ़ाया गया, ये उसका कारण है। अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि 16-17 में लगाया गया था। मैं आपको कुछ 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। 17-18 में, एक साल बाद, देश का टैक्स कलेक्शंस 18% हायर हो गया। इट वॉज 10.3 लाख करोड़ द वेरी नेक्स्ट ईयर। अब तो और बढ़ा है। आपको जानकर खुशी होगी कि आज देश में टैक्स, इनकम टैक्स देने वालों में करोड़ों की संख्या बढ़ी है। ये चर्चा बार बार सदन में हुई है, इसलिए मैं उस पर आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन जरा मुझे आप ये बताइए कि नोटबंदी के बाद 2,38,000 फर्जी शेल कंपनियां पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? 2,38,000। We would like to emphatically emphasize that 2,38,000 shell companies were caught, transaction stopped after Notebandi became a reality. आपको मालूम है बेनामी संपत्तियों का जो जब्ती हुई है, आपने देखा होगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या हो रहा है, या मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और the most important point I would like to highlight, the informal sector's involvement in the economy has got reduced from 52% to 20%. I repeat, the informal sector component in the economy of India got reduced from 52% to nearly 20%. बाकी आपने कई बातें देखी हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। टेररिज्म, फेक करेंसी, क्या पाठक को हुर्रियत का दफ्तर बंद हो गया ना श्रीनगर में? बंद हो गया कि नहीं? पत्थरबाजी खत्म हो गई। पत्थरबाजी, ये आपके सामने है।
पीएफआई के खातों को बंद करना, एक्शन लेना। तो टेररिज्म की रीढ़ को तोड़ने में नोटबंदी ने बहुत बड़ा काम किया है। द डिमोनेटाइजेशन स्कीम हैज डन ए ग्रेट सर्विस टू द कॉज ऑफ ब्रेकिंग द बैकबोन ऑफ टेररिज्म, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट उनका खत्म हो गया। और इसीलिए इफ आई कैन पुट इट इन वेरी फ्रैंक टर्म, demonetization policy is the biggest blow to terrorism, and I say so with full sense of responsibility, because terror funding is integral to terrorism. आतंकवाद को बढ़ाने के लिए आतंकवाद की फंडिंग बहुत जरूरी है। और हमने गरीबों की बात कही थी। आज आपने देखा ना कि 2.33 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए हैं गरीबों के। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कितना, जनधन अकाउंट में कितना फायदा हुआ, ये सब आपको जानते हैं। मुझे आज इसको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, कभी होगा तो हम उसकी चर्चा करेंगे। अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में भी जो जितने डिपॉजिट थे वो भी बहुत आगे बढ़े। तो ये जो हमारे कांग्रेस के बंधु लेड बाय राहुल गांधी बार बार ये हल्ला करते थे, तो कभी आप समझने की कोशिश करते हैं क्या? क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में मैं एक बात कहूंगा, वो समझते हैं तभी जब कोर्ट का फैसला होता है, उसके पहले वो नहीं समझते। और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, राफेल पर क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। 19 का पूरा चुनाव जिस तरीके से उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द शर्मनाक कहे, उसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। देश जनता ने जवाब दिया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ठंडे हो गए। और याद करिए, इन लोगों ने मिडिलमैन किकबैक्स को प्रोत्साहन देने के लिए भारत की वायुसेना को वर्षों तक नया प्लेन नहीं आने दिया था। डिमोनेटाइजेशन का तो हाल आप जानते ही हैं। Today I want to say with full sense of responsibility that Congress party in its own way promoted and protected informal economy elements in the country. और ये बात हम बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहते हैं। और पूरे पिछले 11 साल में जो कुछ हुआ, इस पर हम कई बार आपसे चर्चा कर चुके हैं, तो आज उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने कई बार 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 आपसे कहा है कि किस तरीके से फैसले लिए गए पूर्व की सरकारों के द्वारा, ये आपने देखा होगा। तो एक बात आपको हम और बताना चाहते हैं। मैंने बताया डीबीटी में या पीएमजीवाई में या आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो पूरा हमने प्लग किया, वो तो अपनी जगह ही है। लीकेज को डिजिटल पेमेंट से, आधार लिंकेज से आपने देखा है। एक बात मैं आपसे और कहूंगा कि सिर्फ हम डिमोनेटाइजेशन पर ही नहीं रुके। हमने 2015 में ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट भी बनाया था। आई रिपीट, ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कानून के अंतर्गत 65,250 करोड़ अनडिक्लेयर्ड इनकम टैक्स के सामने आया। 65,250 करोड़ ऑफ प्रीवियसली अनडिक्लेयर्ड इनकम। तो हमारा खाली कहना यह है कि ये जो कुल बातें आपके सामने आई हैं, इस पर संसद में भी बहुत कहा गया है। तो इसके मोटे बिंदुओं को मुझे आपके सामने इंश्योर करना था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, वो एक बहुत ऐतिहासिक फैसला, उसका हम सम्मान करते हैं। और ये फैसला देश हित में है, और एक देश हित में किए गए फैसले को कोर्ट ने सही माना है। राहुल गांधी जी से एक सवाल
आपने देश भर में जो कैंपेन किया नोटबंदी के खिलाफ, आप सॉरी बोलेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना? ये पहला सवाल है। पूरी कांग्रेस पार्टी का कैंपेन था, आपको मालूम है, अपने पुराने आप निकाल के देखिए अखबार के कतरने और न्यूज बाइट्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ सवाल उनके नेता और इस मामले के वकील चिदम्बरम साहब के बारे में भी करना है। मेजॉरिटी जजमेंट पर खामोश हैं। वो भी कहते हैं कि दे हैव स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ वेदर व्हाट इज द ड्यू यूटिलिटी ऑफ दिस। ठीक है, बट वेरी इंटरेस्टिंग, minority judgment. We are happy that the minority judgment has pointed out the illegality and the irregularity in the demonetization. It may only be a slap on the wrist of the government, but a welcome slap on the wrist. वाह भाई वाह चिदम्बरम साहब। I repeat, it may only be a slap on the wrist of the government, but a welcome slap on the wrist. क्या बात है चिदम्बरम साहब, आप तो बहुत काबिल वकील हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। मेजॉरिटी जजमेंट जिसने सब सही माना उस पर खामोश, और माइनॉरिटी को कहते हैं हमें थप्पड़ लगा, भले ही कलाई पे लगा। नॉर्मली मैं बोलता नहीं हूं मित्रों, लेकिन आज मुझे एक चीज बोलने की इच्छा है। चिदम्बरम साहब बड़े वकील हैं, उनका अधिकार है। वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये भी उनका अधिकार है। वो सांसद हैं, संसद में बोलने का भी अधिकार उनका अधिकार है। But Mr. Chidambaram, today I would like to gently remind you about one golden principle. Eminent peers of the legal profession have gently told us about a salutary rule of our profession. And that is, if you take up a matter inside the parliament or very openly politically, then you should resist from taking the matter professionally. चिदम्बरम साहब ने खूब भाषण दिया सदन में, उनका अधिकार है। खूब धरने पर भी बैठे, उनका अधिकार है। और फिर कोर्ट में भी भाषण दिया, और उसके बाद ये भी कहा कि स्लैप लगा दिया। मुझे याद है फली नारीमन, एन एमिनेंट डॉन ऑफ आवर प्रोफेशन, राज्यसभा में मैं बैठा हुआ था, उनका एक सवाल था, मैं उठ के कहा, चेयरमैन सर, इस पर मैं कोर्ट में बहस करने वाला हूं, इसलिए मैं अब सवाल नहीं पूछूंगा। आप में से बहुत वरिष्ठ मित्रों को याद होगा कि अरुण जेटली या जब हम लोग पार्टी के प्रवक्ता थे, और वो तो हम लोग के बहुत सीनियर लीडर थे, तो कहते थे कि रवि मैं इसमें केस बहस कर रहा हूं, इसका तू प्रेस कर ले। मुझे याद है कि जब मैं राम जन्मभूमि का केस बहस कर रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मैंने राम जन्मभूमि के मामले पर पब्लिकली बोलना बंद कर दिया था। चिदम्बरम साहब, कभी कभी आपको लगता है कि पेशे की इस पुरानी वेल एस्टैब्लिश तहजीब आपको याद कराई जाए। आप माने या नहीं माने तो आपका अधिकार है, बट श्योरली आई कंडेम आउटराइट योर कमेंट ऑन द माइनॉरिटी जजमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। दिस इज completely scandalous to say the least. You don't read the judgment properly. You don't read the judgment fully. You ignore with impunity the majority judgment and pick up the judgment of the minority honorable judge to say these kinds of uncharitable comment, unfair, improper, condemnable. ये मैं अवश्य कहना चाहूंगा। जबकि जैसा मैंने बताया, माइनॉरिटी जज ने स्वयं कहा था, द इंटेंशन इट इज अ वेल इंटेंशन। तो अजीब बात कर रहे हैं, कोर्ट में आप काहे के ले जाते हैं? ये तो मैं कांग्रेस के लोगों पर क्या बोलूं, थोड़ा सा लिख पढ़ करके बोला करें ना। कोर्ट के सामने कोई पॉलिसी जाती है तो कोर्ट क्या देखती है? क्या ये पॉलिसी असंवैधानिक है? नंबर एक। क्या इसकी प्रक्रिया में कोई विसंगति है? नंबर दो। क्या ये आर्बिट्ररी है? तो कोर्ट ने सब पाया कि सही इंटेंशन है। तो उनके नेता लोग तो सदन में इसके गुना भाग बहुत करते रहे हैं ना।
4 साल में, और जवाब भी मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा। देखिए ऐसा है, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस तरह की टिप्पणियाँ उनकी होती रहती हैं। हमने इसके कंक्रीट फ़ायदे आपको दिखा दिया, कैसे इससे टेररिज्म की फंडिंग, फेक करेंसी, आपके फिक्टिशियस फेक कंपनीज, इसका नियंत्रण हुआ। मैंने बताया कि कैसे इकोनॉमी फॉर्मलाइज हुई, आज भारत में स्टार्टअप मूवमेंट बढ़ा, डिजिटल पेमेंट बढ़ा। अब ये सब नहीं देखते हैं तो छोड़ दीजिए, एमएसएमई के लिए हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, और पूरा जो कोरोना काल है आपने देखा होगा, उसमें डिजिटल पेमेंट ने क्या काम किया। वैसे आज मैं उनको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। आज के अखबार में एक बहुत बड़ी खबर छपी है, पता नहीं वो देखते हैं कि नहीं, तो आपने पूछा तो मैंने कहा दिखाई दूँ। ये आज का अखबार है, मैं आपके सामने अखबार का नाम ले रहा हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स। ये जो एप्पल कंपनी की फैक्ट्रियां लगी हैं सप्लायर्स, 50,000 लोगों को नौकरी मिली है। देश के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को करने में मेरी कुछ भूमिका रही है 274। तो आज तो कई जगह हो रहे हैं विषय, देखिए, चलिए छोड़िए उनको। ये क्या समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी हमारी बात का समर्थन करेगी? ये कभी सोच लिया है आपने? बार बार बातें समझाई गई हैं, हर में हारते हैं। जो कांग्रेस पार्टी के मित्र सवाल कर रहे हैं, मैं उनको बहुत विनम्रता से कहूंगा, पॉलिसी का गुण और दोष का विचार सदन के पटल पर होता है। आपने भी अपनी बात कहते हैं, हम भी अपनी बात कहते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी सदन के प्रति होती है। कोर्ट के सामने निर्णय की प्रक्रिया, क्या यह आर्बिट्ररी है, क्या इसका कोई मकसद है, क्या संवैधानिक मानदंडों के खिलाफ है, इस पर विचार होता है। आई रिपीट, courts are meant to adjudicate whether the decision making process is fair, is it violative of any constitutional provision, does it have a proper objective, and is it arbitrary. तो ये तो विचार वहां हुआ। तो इस पर भी वो टिप्पणी कर रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, थोड़ा होमवर्क करने की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है। डीमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा देश के गरीबों को हुआ है। उनको मैंने बताया किस तरह से डिजिटल पेमेंट बढ़ा है, डिलीवरी बढ़ी है, डीबीटी बढ़ा है, लीकेज खत्म हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी को इससे परेशानी होती है, गरीबों के लिए जो ईमानदारी से काम होते हैं। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी का रुख टेरर फंडिंग और शेल कंपनी के खिलाफ हमेशा दोहरा रहा है। देखिए, कोर्ट ने कई बार पीआईएल पर स्वयं टिप्पणी की है। हम पीआईएल करने वालों का सम्मान करते हैं। मैंने स्वयं ही अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण पीआईएल किया है। चिदम्बरम साहब, मैं बता दूं कि जब मैं फॉर्डर स्कैम का केस बहस कर रहा था, जिसमें बहुतों को जेल हुई, तब भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता था, सिर्फ कोर्ट की प्रोसीडिंग पर ही टिप्पणी करता था। तो आज मुझे एकाएक ध्यान आया। लेकिन कुछ लोग हमारे मित्र हैं, वकील लोग, हेडलाइन देखते हैं, चले जाते हैं कोर्ट में, उनका अधिकार है। जरूर कोर्ट देखेगा, और मैं क्या बताऊं, दैट्स ऑल। नहीं, देख लिया जी ना। आज बहुत बड़ा सवाल इसी पर है। चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते।